नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की कुछ ताज़ा खबरों को ज़रा गहराई से देखेंगे। हमारे पास न्यूज़ दुनिया से मिली आज की यानी 4 सितंबर 2025 की करीब 25 अहम खबरें हैं, तो इनके ज़रिए प्रदेश की नब्ज़ टटोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आज का हमारा मकसद है कि इन सुर्खियों से थोड़ा आगे बढ़ें और समझें कि मध्य प्रदेश में असल में चल क्या रहा है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर ज़्यादा हलचल है। ये सिर्फ खबरें नहीं है, एक तरह से प्रदेश के आज के मूड का आईना है। और देखिए, आज का कैनवस भी कितना बड़ा है। एक तरफ भोपाल में कैबिनेट बैठक है, मेट्रो के ट्रायल रन की सुगबुगाहट है, तो दूसरी तरफ नर्मदा में पानी बढ़ रहा है और रीवा से वो वज्रपात वाली दुखद खबर भी है। मतलब राजनीति, मौसम, अपराध, विकास सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये खबरें हमें मध्य प्रदेश की कहानी कैसे सुनाती हैं। शुरुआत करते हैं शासन और राजनीति से। भोपाल में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। आमतौर पर ऐसी बैठकों के बाद कुछ अहम घोषणाएं होती हैं, देखते हैं क्या होता है। और उधर इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की एक हाई लेवल समीक्षा हुई है। ये प्रोजेक्ट तो खैर काफी टाइम से चल रहा है, इसकी रफ्तार पर सबकी नजर रहती है। बिल्कुल, कैबिनेट बैठकें तो हैं ही नीतिगत दिशा तय करने के लिए, लेकिन इंदौर स्मार्ट सिटी की समीक्षा, हाँ, वो इस मायने में अहम है कि ये दिखाता है सरकार कितने करीब से इन बड़े शहरी प्रोजेक्ट्स को देख रही है। स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ नई इमारतें या सड़कें तो नहीं है ना। इसमें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शहर की जिंदगी बेहतर बनाना है, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट या दूसरी नागरिक सुविधाएं। तो इस समीक्षा में शायद यही सब देखा गया होगा कि इंदौर इन लक्ष्यों में कितना आगे बढ़ा है। खासकर हो सकता है पिछली बार जो मुद्दे उठे थे उन पर क्या हुआ। अच्छा, और दूसरी तरफ जमीनी राजनीति भी बिल्कुल एक्टिव है। ग्वालियर से खबर है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। लगता है माहौल गर्मा रहा है वहां। फिर जबलपुर में अगले महीने निवेश सम्मेलन होना है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और सागर जिले में पंचायत उपचुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो गई है। हाँ, ये तीनों खबरें मिलकर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर का एक, क्या कहते हैं, दिलचस्प कोलाज बनाती हैं। जी। ग्वालियर का पोस्टर वॉर तो साफ इशारा है बढ़ती राजनीतिक कंपटीशन का, शायद कोई चुनाव आने वाला हो। वहीं जबलपुर का निवेश सम्मेलन दिखाता है कि सरकार का फोकस आर्थिक विकास और इन्वेस्टमेंट लाने पर कितना है। और सागर का पंचायत उपचुनाव और उसके चलते लगी आचार संहिता, यानी वो खास नियम जो चुनाव के वक्त लागू होते हैं, सरकारी घोषणाओं वगैरह पर रोक लगती है। तो ये याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ बड़े शहरों या विधानसभा चुनावों तक ही नहीं है, ये तो गांव-गांव तक जिंदा है, सक्रिय है। हाँ, तो ये तीनों चीजें, कंपटीशन, विकास का एजेंडा और जमीनी लोकतंत्र एक साथ चल रहे हैं। अच्छा, ये तो हुई शासन प्रशासन की बात। लेकिन प्रदेश में इस वक्त मौसम भी एक बड़ा मुद्दा है और खबरें थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली हैं। भोपाल और आसपास भारी बारिश का अलर्ट है और सबसे ज्यादा असर दिख रहा है नर्मदा किनारे, होशंगाबाद और खरगोन में। नदी उफान पर है, बाढ़ जैसे हालात बताए जा रहे हैं। हाँ, मध्य भारत में मॉनसून अक्सर काफी तीव्र होता है। नर्मदा तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, पर जब इसका जल स्तर इतना बढ़ता है तो ये चिंता की बात बन जाती है, जाहिर है। होशंगाबाद और खरगोन जैसे शहर और आसपास के इलाके तो सीधे प्रभावित होते ही हैं, लेकिन इसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता। नदी के नीचे की तरफ जो गांव और कस्बे हैं, उन पर भी खतरा मंडराने लगता है। ये स्थिति हर साल हमें याद दिलाती है कि हमारा जल प्रबंधन कैसा है, आपदा से निपटने की हमारी तैयारी कितनी है, क्या हमारे बाढ़ कंट्रोल के उपाय काफ़ी हैं, क्या वार्निंग सिस्टम ठीक से काम करता है। ये सवाल उठते हैं। और ये असर सिर्फ नर्मदा किनारे ही नहीं है। मंडला जिले से भी खबर है कि भारी बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क ही कट गया है। सोचिए, उन गांवों में जरूरी सामान कैसे पहुंचेगा। उज्जैन में भी, जहां महाकाल लोक में इतने श्रद्धालु आते हैं, बारिश से उन्हें परेशानी हो रही है। बिल्कुल, ये घटनाएं दिखाती हैं कि मौसम कैसे आम आदमी की रोज की जिंदगी और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर असर डालता है। मंडला में गांवों का संपर्क टूटना मतलब सिर्फ आना जाना बंद होना नहीं है, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं, राशन, दूसरी जरूरतें सब तक पहुंचने दिक्कत। और उज्जैन जैसे धार्मिक और टूरिज्म के लिहाज से इतने महत्वपूर्ण शहर में ऐसी स्थिति का असर तो वहाँ की इकोनॉमी पे भी पड़ता है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर ग्रामीण इलाकों में और ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पर इस तरह की मौसमी मार झेलने को तैयार है। और मानसून का एक और दुखद पहलू रीवा से आया है। वहाँ बिजली गिरने से मतलब वज्रपात से 13 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हैं। ये तो वाकई दिल दहलाने वाली खबर है। बहुत दुखद है। ये हमें याद दिलाता है कि मानसून के खतरे सिर्फ बाढ़ या पानी भरने तक नहीं है। वज्रपात खासकर खुले इलाकों में खेतों में काम करने वाले किसानों, मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आंकड़े देखें तो भारत में हर साल वज्रपात से काफी मौतें होती हैं। इसके लिए सिर्फ प्रशासन की तैयारी काफी नहीं है, लोगों में जागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है। मौसम विभाग की जो चेतावनियां आती हैं उन्हें गंभीरता से लेना, बारिश के दौरान सुरक्षित जगहों पर रहना, ये छोटी छोटी सावधानियां जान बचा सकती हैं। मौसम की इन चुनौतियों के साथ साथ प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर भी कुछ घटनाओं से जूझ रहा है। अपराध जगत से भी कुछ बड़ी खबरें हैं। इंदौर में पुलिस ने नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 लोग गिरफ्तार हुए। दूसरी तरफ भोपाल में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक युवक से ऑनलाइन तरीके से 25 लाख रुपए ठग लिए गए। बाप रे, लोगों को ठगना ये संगठित अपराध हो सकता है। वहीं भोपाल का मामला वो पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल का उदाहरण है। साइबर ठगी और 25 लाख की रकम ये दिखाती है कि साइबर अपराधी कितने शातिर हो गए हैं और लोग कितनी आसानी से इनका शिकार बन रहे हैं। ये बताता है कि पुलिस और जांच एजेंसियों को पुराने और नए दोनों तरह के अपराधों से निपटने के लिए अपनी स्किल्स लगातार बढ़ानी होंगी। और हाँ, डिजिटल लिटरेसी और ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाना भी अब बहुत जरूरी हो गया है। अपराध की ये लहर सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं है। ग्वालियर से खबर है कि जमीन के एक पुराने विवाद में गोली चल गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और उधर छतरपुर में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। ग्वालियर की घटना दिखाती है कि जमीन से जुड़े विवाद आज भी कितने गंभीर और हिंसक हो सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां शायद कानूनी प्रक्रिया लंबी या जटिल लगती हो लोगों को। ये भूमि रिकॉर्ड्स के मैनेजमेंट और विवाद सुलझाने के सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ छतरपुर में अवैध शराब की इतनी बड़ी खेप का पकड़ा जाना, ये संगठित अपराध पर एक बड़ी चोट है। अवैध शराब का कारोबार न सिर्फ सरकार को रेवेन्यू का भारी नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये जहरीली शराब जैसी त्रासदियों का कारण भी बन सकता है और समाज में दूसरे अपराधों को भी बढ़ावा देता है। तो इस तरह की कार्रवाई बहुत जरूरी है। एक और घटना जो ध्यान खींच रही है वो खरगोन से है। वहां गौ तस्करी को रोकने की कोशिश कर रही पुलिस टीम पर ही हमला हो गया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये तो कानून व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती है। निश्चित रूप से ये घटना दिखाती है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों के सामने किस तरह के खतरे होते हैं। जब पुलिस संगठित और अक्सर संवेदनशील किस्म की अवैध गतिविधियों जैसे तस्करी पर एक्शन लेती है, तो उन्हें इस तरह के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ये पुलिस कर्मियों की सुरक्षा, उनके लिए जरूरी संसाधन और ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए उनकी ट्रेनिंग और रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत को हाईलाइट करता है। चलिए इन गंभीर खबरों के बीच कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स भी देखते हैं, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। भोपाल एम्स में एक नई सुपर स्पेशलिटी यूनिट शुरू हुई है। ये तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अच्छी खबर है। और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। जी हाँ, ये दोनों ही खबरें प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। भोपाल एम्स में सुपर स्पेशलिटी यूनिट का मतलब है कि किसी खास गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, जैसे हार्ट, किडनी या कैंसर, इनके लिए और बेहतर और विशेष सुविधाएं अब प्रदेश में ही मिलेंगी। लोगों को इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें बढ़ाना, ये तो भविष्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए एक तरह का निवेश है। ज़्यादा डॉक्टर मतलब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के इलाकों में। शिक्षा के मोर्चे पर भी कुछ पहल हुई है। देवास के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है शिक्षा में। और शहडोल में पोषण अभियान के तहत एक विशेष कैंप लगाया गया जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य से जुड़ा है। लेकिन स्मार्ट क्लासरूम का शुरू होना एक अच्छा संकेत है। इस सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा को मॉडर्न और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश हो रही है। डिजिटल टूल्स और कंटेंट से बच्चों को सीखने में मदद मिल सकती है और शायद एजुकेशन की क्वालिटी भी सुधरेगी। दूसरी ओर शहडोल का पोषण अभियान एक बुनियादी स्वास्थ्य चुनौती कुपोषण से निपटने का प्रयास है।
मध्य प्रदेश में खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में कुपोषण एक गंभीर समस्या रही है। इस तरह के टारगेटेड अभियान बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये दोनों पहल शिक्षा में इनोवेशन और स्वास्थ्य की जड़ों पर काम मिलकर एक स्वस्थ और शिक्षित समाज की नींव रखते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक चिंता की खबर भी है। विदिशा से रिपोर्ट है कि वहां डेंगू और चिकनगुनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट जारी करना पड़ा है। हाँ, ये मानसून के बाद की एक आम लेकिन गंभीर समस्या है। बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा होने से एडीज मच्छरों को पनपने का मौका मिलता है, जो ये बीमारियां फैलाते हैं। विदिशा में मामलों का बढ़ना दिखाता है कि मच्छरों की रोकथाम के उपाय शायद काफी नहीं रहे या लोगों में जागरूकता की कमी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए ये एक चुनौती है, न सिर्फ मरीजों का इलाज करना बल्कि बीमारी को फैलने से रोकना भी। इसके लिए फॉगिंग है, लार्वा नष्ट करना है, पानी जमा ना होने देने के लिए लोगों को जागरूक करना है, ऐसे कई कदम उठाने पड़ते हैं। अब आखिर में कुछ नज़र विकास और यातायात से जुड़ी खबरों पर। भोपाल वालों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर, मेट्रो के ट्रायल रन की तैयारी शुरू हो गई है। उम्मीद है कि अक्टूबर तक पहला फेज चालू भी हो सकता है और इंदौर उज्जैन हाईवे को 6 लेन बनाने का काम भी रफ्तार पकड़ रहा है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। बिल्कुल, भोपाल मेट्रो शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक क्रांति ला सकती है। इससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम कम होगा बल्कि लोगों के लिए रोज का सफर आसान, सस्ता और शायद पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा। वहीं इंदौर उज्जैन हाईवे का चौड़ा होना इन दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा कर देगा। उज्जैन एक बड़ा धार्मिक केंद्र है और इंदौर आर्थिक राजधानी। बेहतर सड़क संपर्क से व्यापार, पर्यटन और कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियों को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। ये दोनों परियोजनाएं प्रदेश के विकास गाथा में नया अध्याय जोड़ सकती हैं। रेल नेटवर्क को लेकर भी एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कटनी से सतना के बीच एक नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है और उधर रतलाम में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से एक नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की योजना है। ये दोनों खबरें भी प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और औद्योगिकरण की दिशा में पॉजिटिव साइन है। कटनी सतना रेल लाइन इस क्षेत्र के लिए, जो मिनरल्स और इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, माल ढुलाई के लिहाज से बहुत फायदेमंद हो सकती है और यात्री परिवहन भी सुधरेगा। और रतलाम में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना, ये सीधे तौर पे इन्वेस्टमेंट लाने और रोजगार पैदा करने का एक तरीका है। अब देखना होगा कि ये योजना कितनी जल्दी और असरदार तरीके से जमीन पर उतरती है। लेकिन विकास की राह हमेशा आसान नहीं होती है ना। इसका एक उदाहरण सिंगरौली से आ रही खबर है। वहां कोयला खदान के विस्तार का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ये विकास का एक जटिल और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है। सिंगरौली भारत का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है और हमारे ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन खनन गतिविधियों का विस्तार अक्सर स्थानीय समुदायों के विस्थापन, उनकी आजीविका के नुकसान और गंभीर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को जन्म देता है। स्थानीय लोगों का विरोध इसी टकराव को दिखाता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि विकास की परिभाषा क्या हो? क्या बड़े प्रोजेक्ट्स का फायदा स्थानीय लोगों तक पहुँचता है? क्या उनके पुनर्वास और पर्यावरण बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं? एक ऐसा मुद्दा है जहां आर्थिक जरूरतों, सामाजिक न्याय और पर्यावरण की स्थिरता के बीच संतुलन साधना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका कोई आसान जवाब भी नहीं होता। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें और उनका विश्लेषण। जैसा कि न्यूज़ दुनिया के स्रोतों से हमें पता चला, हमने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश में एक तरफ शासन और विकास की गतिविधियां चल रही हैं, कैबिनेट बैठक, मेट्रो, नए हाईवे, औद्योगिक क्षेत्र, तो दूसरी तरफ मौसम की मार है, अपराध की चुनौतियां हैं और विकास से जुड़े जमीनी टकराव भी मौजूद हैं। बिल्कुल, इन सभी खबरों को एक साथ रखकर देखने पर मध्य प्रदेश की एक, कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि प्रदेश एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय है। बाढ़ और बढ़ते अपराध जैसी तात्कालिक चुनौतियां हैं जिनसे निपटना प्रशासन की प्राथमिकता होगी, जाहिर है। वहीं मेट्रो, एम्स में नई यूनिट, निवेश सम्मेलन जैसी पहलें भविष्य के विकास की नींव रख रही हैं। और सिंगरौली जैसी घटना हमें याद दिलाती है कि इस विकास की राह में सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन साधना कितना जरूरी और मुश्किल काम है। आज की हमारी इस चर्चा से एक बात तो साफ है, मध्य प्रदेश में बदलाव की रफ्तार तेज है, चाहे वो तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हो या फिर प्रकृति के अपने रूप में। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो लगातार बना रहता है और शायद सिंगरौली की खबर उसे और गहरा करती है, वो ये कि भविष्य का मध्य प्रदेश अपने विकास की आकांक्षाओं और अपने पर्यावरण, अपनी नदियों, अपने जंगलों और सबसे ज़रूरी अपने स्थानीय समुदायों के हितों के बीच सामंजस्य कैसे बिठाएगा।
क्या हम ऐसा विकास मॉडल ढूंढ पाएंगे जो सबको साथ लेकर चले? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।